अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? ओके जी। तो 2-4 मिनट लेट होने की बच्चों माजरत, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का कल से इशू चल रहा है। ओके जी बच्चों, आवाज क्लियर है बच्चों मेरी आपको? दैट्स इट। ओके, गुड, फाइन। चलें जी, अब हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे अपने रिस्क असेसमेंट को। रिस्क असेसमेंट वाले हम स्टेज को डिस्कस कर रहे थे बच्चों। ओके ओके, इट्स फाइन। ठीक है जी, हम रिस्क असेसमेंट, और हमने क्या कहा था? रिस्क असेसमेंट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जनाब। देन बच्चों, दैट इज रिस्क असेसमेंट स्टेज। इसी की बेस के ऊपर आपकी प्लानिंग होगी बच्चों। और रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। You have to perform analytical procedures and you have to obtain knowledge of business. तो बच्चों, कल हम एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमने नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड किया गया था, और उसकी बेसिस पर हमने क्या किया था जी? हमने अपना ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, आपने ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। व्हाई? इट इट ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, तो हमने कल एक सिनेरियो के अंदर जनाबेला क्या किया था जनाबेला? कल के हमने सिनेरियो के अंदर क्या किया था? आपको नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड किया गया था, और हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, और डिटेक्शन रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी बच्चों। ओके जी, तो हम उसी सिनेरियो के सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे बच्चों। तो हम उस सिनेरियो के सोल्यूशन को आज डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चों। ओके जी, तो हमारे पास सिनेरियो था, दैट इज मे बी 120 जी। मैं उस सिनेरियो को ओपन कर लेता हूँ जी। तो हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे जनाब। यस, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। ये अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 थी जी। मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ जी। दैट्स, तो अगर आपके पास बच्चों सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो उसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, उसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है बच्चों, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिनेरियो प्रोवाइडेड होगा, या तो आपके पास करंट ईयर और लास्ट ईयर की फिगर्स होंगी, या आपको जनाबेला क्या नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया होगा बच्चों। ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है जनाबेला, आप क्या करें? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क, या वो कहेगा डिस्क्राइब द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क डिस्क्राइब करने का मतलब है यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इसका मतलब है आपने रिस्क की एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और डिटेक्शन रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो कल जो हमें सिनेरियो प्रोवाइड किया गया था, उसमें हमने सबसे पहला ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई किया था दिस, और वो क्या था? डिटेक्शन रिस्क था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट है, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। आपको एक्सप्लेनेशन में इसको लिखना है नहीं लिखना, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, या तो एरिया बहुत रिस्की है, दूसरा अगर उसने अपना काम ठीक तरीके से ना किया। तो बच्चों, आपको ऑडिट रिस्क एक्सप्लेन कैसे करना है, बस इसको सीखना। आपने आपने सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सिनेरियो में गिवन है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या डिटेक्शन रिस्क बनता है, आपने वो इंफॉर्मेशन पिक कर लेनी है बच्चों। डन। मैंने सिनेरियो में पढ़ा, दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट। ठीक है जनाब, दिस इज द फर्स्ट ईयर विंबलडन को हैव ऑडिटेड द मरे को। हमने कहा था बच्चों इसकी वजह से डिटेक्शन रिस्क राइज हो रहा है। बोले बच्चों, जवाब दें। हमने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया था ना? ठीक है। यस, तो ये जो इतना काम आपने सिनेरियो से अमाउंट बेसिकली उस रिस्क को पिक करना है, इसको कहते हैं आइडेंटिफाई करना। ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना। ऑडिट रिस्क में फिर कह रहा हूं, ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड डिटेक्शन रिस्क है। ठीक है, ये काम क्या? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना। उसकी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना थी या डिस्क्राइब? बोले बच्चों।
जी बच्चों, नोमान क्वेश्चन लगता नहीं कि आपने घर बैठ के डिस्क्राइब, यानी आपने सिर्फ इसको ये नहीं कहना कि दिस इज फर्स्ट, आपने बताना है क्या वजह है, आपको लगता क्यों है कि इसकी वजह से ऑडिट रिस्क अराइज हो सकता है। अब उसमें आपने रीजनिंग देनी है, आपने रीजनिंग देनी है कि ये वजह है जिसकी वजह से इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन आने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, डिस्क्राइब में सिर्फ आपने पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं करना। अब हमने क्या कहा था, देयर इज अ लैक ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम ऑडिट है तो हमें उस पर्टिकुलर क्लाइंट के सिस्टम, उसके लॉज एंड रेगुलेशन की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हमने कहीं पे थोड़ी सी भी प्लानिंग में, रिस्क असेसमेंट में, प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त गलती कर दी तो इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन आने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क इज इंक्रीज्ड, हाई डिटेक्शन रिस्क है बच्चों, डिटेक्शन रिस्क हाई है तो इसका मतलब क्या है, चांसेस ऑफ गिविंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन भी बढ़ जाएगा। जी बच्चों, ओके करें, डन। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था जो कल मैंने आपके साथ नहीं डिस्कस किया, वो क्या था जी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये बात अभी आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी, इस पे कम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जनाब। ये क्या था कि जनाब, जब हम पहली दफा ऑडिट करते हैं ना बच्चों तो हमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, जो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो लास्ट ईयर के क्या होते हैं बच्चों, बोले बच्चों, आसान सी बात पूछ रहा हूँ, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस। लास्ट ईयर हम ऑडिट थे, लास्ट ईयर हम ऑडिटर थे इस कंपनी के, तो हो सकता है ना, अगर बच्चों लास्ट ईयर हम ऑडिटर होते ना तो हमें इस तरह के दोनों रिस्क ना होते, ना डिटेक्शन रिस्क होता, ना ही ये रिस्क होता कि इस साल के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे जिनका हमने ऑडिट नहीं किया, हो सकता है करंट ईयर की फिगर के अलावा ओपनिंग बैलेंसेस भी मटीरियली मिसस्टेटेड हों। ये एक एडिशनल रिस्क है ना पहली दफा ऑडिट करने में, बोले बच्चों, धन बच्चों, शाबाश, शाबाश। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, मैंने एक डिटेक्शन रिस्क ढूंढ लिया, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढ लिया बच्चों। दिस इज द वे टू एक्सप्लेन, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है जी, क्योंकि ऑडिट किसी और फर्म ने किया था, हमें नहीं पता कि उसने ऑडिट किस तरह से किया था, जो लास्ट ईयर की बैलेंसेस हैं वो ठीक हैं या नहीं, क्योंकि इस साल का ऑडिट तो हमने करना है ना। लास्ट ईयर का ऑडिटर कैसे काम करके गया मुझे तो नहीं पता, हो सकता है उसने ऑडिट ठीक ना किया हो। तो अगर पिछले साल मैं ऑडिटर होता तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस को देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लास्ट ईयर के क्लोजिंग भी तो मैंने ही देखे थे ना बच्चों। डन जी, डन, इसीलिए तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है ना जी। किसी और ने तो किया होगा जी ऑडिट, बिल्कुल किसी और ने, अगर फर्ज करें, अगर आप ऑडिट फर्म्स को समझते हैं, अगर फर्गसन ने लास्ट ईयर ऑडिट किया था, इस साल अगर केपीएमजी ऑडिट करने गई है, सही है, तो मुझे बताएं, लास्ट ईयर का ऑडिटर की लास्ट ईयर लास्ट ऑडिट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस साल के ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने है ना, तो आपने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो आपने वेरीफाई किया, लास्ट ईयर का ऑडिट जिसने किया था वो लास्ट ईयर का रिस्पॉन्सिबल था। डन बच्चों, तो किसी और ऑडिट फर्म के कहने पे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, हमने तो खुद से चीजों को वेरीफाई करना है। उसने वेरीफाई किया होगा तो किया होगा, मैंने तो खुद अपने ओपनिंग बैलेंसेस को खुद चेक करना है ना बच्चों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस आर द पार्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अच्छा जी, डन। हमने दूसरा जो पॉइंट डिस्कस किया था सिनेरियो से, जो उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, हमने कहा था इन्वेंट्री इज स्टोर्ड एट थर्ड पार्टी वेयर हाउस। जी बच्चों, इतना अगर आप पॉइंट सिनेरियो में से उठा के लिख देते हैं, इतना पॉइंट अगर आप सिनेरियो से उठा के लिख देते हैं, तो मुझे बताएं ये आइडेंटिफाई है या डिस्क्राइब है। जी बच्चों, या आपने आइडेंटिफाई किया है या डिस्क्राइब किया है, शाबाश बच्चों, आपने वो फैक्टर पिक कर लिया जिसकी वजह से आपको लगता है
ऑडिट रिस्क यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या डिटेक्शन रिस्क मौजूद है। ठीक हो गया बच्चों? डन। अच्छा जी, अब हमने इसमें एक कहा था डिटेक्शन रिस्क है। क्यों? कि अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा स्प्रेडेड हो, थर्ड पार्टी के पास हो, तो ऑडिटर के लिए भी एविडेंस ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाता है। डन बच्चों? देयर इज अ इंक्रीज्ड डिटेक्शन रिस्क कि हम इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी वैल्यूएशन के लिए वेरीफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन तो नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। जितना ऑडिट बच्चों मुश्किल, उतना इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन आने के चांसेस ज्यादा। ओके करें बच्चों? तो बच्चों एक क्वेश्चन अगर आपको सही अंडरस्टैंड हो गया, तो इस तरह के 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही आपके लिए काफी है जनाब। ओके जी, ओके जी, शाबाश बच्चों, शाबाश। इसी तरह पार्टिसिपेटिव रहे, बेहतरीन हो जाएगा जी। उसके बाद हमने थर्ड जो रिस्क ढूंढा था, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था कि एर्गोमीटर्स टेक अप टू 1 वीक टू मैन्युफैक्चर। और हमने क्या कहा था कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, हो सकता है उसकी वैल्यूएशन ठीक ना की गई हो। बच्चों एक चीज परचेज्ड हो, उसकी प्राइस तो आप इजीली बता सकते हैं। एक वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना बताएं मुश्किल है या नहीं है बच्चों? इनहेरेंट जहां एस्टिमेशंस होते हैं, वहां इनहेरेंट रिस्क होता है कि नहीं होता? बोले बच्चों? यस। ठीक है जनाबेला। तो अब देखें कहीं कहीं उसने रिस्क में इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क का जिक्र नहीं किया, ना करें। पॉइंट क्या है कि आपने बताना कि इसकी वजह से ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है और इस एरिया में हो सकती है बच्चों। ओके करें? देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इन्वेंट्री जना। Murray Company refurbished assembly line for ergometer during the year. Refurbish, refurbish करने पे एक्सपेंडिचर हो रहे होंगे। कल शायद हमने ये पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं किया था, ये पॉइंट मौजूद था कि जब आप रिपेयर या मेंटेनेंस या इंप्रूवमेंट्स करते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमेशा एक रिस्क होता है। बच्चों यहां से चीजें लर्न कर लें। जब भी देखें एक्सपेंडिचर, तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में एक रिस्क क्या होता है कि हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रॉन्गली एक्सपेंस आउट। नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जानबूझ के कैपिटलाइज कर लिया जाता है। क्यों? उससे क्या होता है, एसेट्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं बच्चों। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का एक्सपेंडिचर हो, तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा रिस्क मौजूद है कि हो सकता है कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रॉन्गली क्लासिफाई कर दिया हो एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी बच्चों, मानते हैं इस पॉइंट को कि नहीं? Expenditure may be have been incorrectly capitalized or incorrectly expensed as repair. ठीक है जी? There is a risk that non-current assets may be under or overstated. देख रहे हैं? एक्सप्लेन करना है आपने, रीजनिंग देनी है। आपने ये नहीं कहना कि जनाबेला रिफर्बिशमेंट हुई है, और भाई रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट या डिटेक्शन रिस्क तो बताओ ना। मैं रिस्पॉन्स पे अभी बात नहीं कर रहा हूं जनाबेला, क्योंकि रिस्पॉन्स मैं अभी आपको समझाऊंगा जी। There is a new website directly linked to the finance system which records sales automatically. जी हमने क्या कहा था? रिस्क है कि अगर जो न्यू सिस्टम है वो अफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से, डायरेक्टली रिकॉर्ड होने से रह गई हो। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, रिस्क होता है। जब कोई नई चीज आती है तो इस तरह का रिस्क मौजूद होता है। There is a new website directly linked to the finance system which records sales automatically. ये डिस्क्राइब है, आइडेंटिफाई है? जी बच्चों, ये डिस्क्राइब है या आइडेंटिफाई है? शाबाश, आइडेंटिफाई हुआ है। सिर्फ आप जिस फैक्टर की वजह से, देखें ये नॉलेज ऑफ बिजनेस है ना, या तो नॉलेज ऑफ एंटिटी है या नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, और तो कुछ है नहीं। ठीक है जी? तो जिस फैक्टर की वजह से, जिस फैक्टर की वजह से, जिस फैक्टर की वजह से अगर रिस्क राइज हो रहा है, पहले तो आपने वो इंफॉर्मेशन लिखनी है और आगे वो क्या कहता है कि क्या वजह, क्या रिस्क है।
there is an increased risk over completeness of income if system fails to record all sales made on website. Yes, there is a risk कि कुछ ट्रांजेक्शन या सिस्टम में हो सकता है, कुछ ट्रांजेक्शन प्रॉपरली सिस्टम में रिकॉर्ड ना हो रही हो। ऐसा ही होता है, सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करता है और फिर वो बड़ा जबरदस्त बन जाता है बच्चों। डन बच्चों। तो आपने सिर्फ वो फैक्टर ढूंढना है जिसकी वजह से आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। बच्चों याद दो तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर तो क्वेश्चन आए ऑडिट रिस्क ढूंढे, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क दोनों ढूंढने हैं या सिर्फ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना है, बताएं जी। अगर क्वेश्चन क्या है कि सिनेरियो में से ऑडिट रिस्क डिस्क्राइब करें, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क की एरिया ढूंढने हैं, डिटेक्शन रिस्क भी ढूंढना है। जी शाबाश, दोनों जैद, दोनों ठीक है। एहतशाम, दोनों। अगर ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, तो दोनों ढूंढने हैं ना आपने। और अगर वो सिर्फ क्या कहे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढे, तो फिर आपने डिटेक्शन रिस्क नहीं बताना, और क्वेश्चन में गिवन भी हो तो भी नहीं बताना। डन। बच्चा कहता है सर क्वेश्चन में गिवन था मैंने बता दिया, तो इस क्वेश्चन में तो थ्रेट भी गिवन है एक दो, तो थ्रेट्स तो नहीं बताने ना, ये क्वेश्चन थ्रेट्स का तो नहीं है ना। ओके बच्चों। उसके बाद हमने क्या कहा था, जो वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट है, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट है बच्चों, तो हो सकता है इसको रॉन्गली कैपिटलाइज किया गया हो। ठीक है, ये हो सकता है IS 38 का एक क्राइटेरिया है, जिन्होंने 38 पढ़ा हुआ है जनाब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो हो सकता है ये अभी एक्सपेंस आउट कर लिया हो और आपने इसको रॉन्गली कैपिटलाइज कर लिया हो जनाब। तो देयर इज अ रिस्क दैट इनटेंजिबल एसेट्स एंड प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड। अगर एक्सपेंस को एसेट बना दे तो एसेट्स भी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड। जी बच्चों, ये पॉइंट भी कल हमने आइडेंटिफाई किया था। जी बच्चों ओके करें तो बात आगे बढ़ेगी। डन, शाबाश। ले जनाब, देख ले मैं बहुत डिटेल में आपके साथ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है। रिटेलर रिटेलर सेल्स हैव बीन फॉलन ड्रामेटिकली इन लास्ट 2 years, और हमने क्या कहा था कि इसकी वजह से कंपनी की गोइंग कंसर्न का इशू अराइज हो सकता है। इफ रिटेलर सेल्स कंटिन्यू टू फॉल एंड डायरेक्ट कंज्यूमर डू नॉट कंपनसेट द लॉस ऑफ, यानी वेबसाइट सेल अगर उतनी ना हुई जितनी रिटेलर्स के जरिए सेल थी, तो कंपनी की गोइंग कंसर्न को इशू हो सकता है। तो हो सकता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न का इशू हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको प्रॉपर इम्पैक्ट ना लिया गया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को एज ए गोइंग कंसर्न ही शो करवाया हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ रिस्क है, रिस्क है, चांसेस हैं। बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ देयर इज अ चांसेस। अगर आप घर जाते हैं और आप लॉक करके गए थे, वापस आते हैं तो लॉक फर्ज करें डोर पे नहीं है, तो हम कहेंगे चांसेस है कि हो सकता है मिस अप्रोप्रिएशन हो गई हो, लेकिन हो सकता है ना हुई हो। तो हम यहाँ पर तो रिस्क ढूंढ रहे हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या कम है। ओके बच्चों, तो गोइंग कंसर्न के एरिया को आप खास तवज्जो देंगे, क्योंकि गोइंग कंसर्न के हवाले से इश्यूज मौजूद हैं। ये मैं रिस्पॉन्स बोल गया हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स पे बाद में आऊंगा। जी बच्चों ओके करें। ओके जी, हमने क्या कहा था, सेवरल जो सेल्स टीम थी वो रिडेंडेंट कर दी गई है। रिटेल सेल्स के कम होने की वजह से आपने स्टाफ सेल्स का स्टाफ फारिग कर दिया है। तो आपको पता है जब आप किसी को रिडेंडेंट करते हैं, जैसे आपने अभी सुना होगा पाकिस्तान स्टील मिल, उसके 9,000 एम्प्लॉयज को रिडेंडेंट किया जा रहा है, तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम लेके आए कि नहीं लेके आए, बोले बोले जी। ठीक है, तो आपको उसकी प्रोविजन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कंपनी को उसको प्रोविजन एक्सपेंस टू लायबिलिटी बुक करना चाहिए कि नहीं बुक करना चाहिए, बोले बच्चों। डन बच्चों। जी, तो हो सकता है कंपनी ने उसकी प्रोविजन ना क्रिएट की हो। बच्चों इवेंट मौजूद है तो हम रिस्क का इजहार कर सकते हैं ना कि ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो ये रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी मौजूद है जनाब।
ओके। उसके बाद जनाब अल्लाह हो सकता है कंपनी ने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया वो और लायबिलिटीज को भी अंडरस्टेट किया वो। देखिए कंपनी की लिए मुश्किल है एक्सपेंसेस को शो करवाना, तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर शो करवा सकती है। तो ये एक फैक्टर इंडिकेटर दे रहा है, हो सकता है कंपनी ने प्रोविजन ना की योजना पहला। तो क्या ख्याल है, मैनेजमेंट से ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए कि रिडंडेंसी प्रोविजन की है या नहीं किया है? बोले बच्चों, ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं? जी बच्चों बोले। बिल्कुल पूछनी चाहिए। शाबाश बच्चों। अब मुझे बताएं कि ये जो हम मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं, क्या ये ऑडिट रिस्क की एक्सप्लेनेशन में लिखूं या रिस्पॉन्स में लिखूं? बोले बच्चों, क्योंकि मैंने आपको रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाना है। जी बच्चों, क्या इस पॉइंट को मैं ऑडिट रिस्क की एक्सप्लेनेशन में लिखूं या रिस्पॉन्स में लिखूंगा? शाबाश बच्चों, शाबाश। और रिस्पॉन्स यही तो है कि फिर इस अगर रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, चांसेस मौजूद हैं, तो डिटेक्शन रिस्क मौजूद है, रिस्पॉन्स का मतलब है फिर हमें क्या प्रोसीजर लगाने चाहिए। जेनेरिक बात नहीं करनी कि ज्यादा प्रोसीजर लगा दो कम नहीं, फिर आपने पर्टिकुलर प्रोसीजर बताना है जो कि हम इंशाल्लाह सब्सटेंटिव पढ़ेंगे सही। उसके बाद तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन इस स्टेज पे भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। ओके करें बच्चों? नहीं जी नहीं, एक दो बच्चों ने लिखा है कि हम इसको एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, नहीं रिस्पॉन्स में लिखेंगे बच्चों। एक्सप्लेनेशन का इससे क्या ताल्लुक है, रिस्पॉन्स में लिखेंगे हम इसे। डन। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या था जी? सम रिटेलर्स आर रिटेल कस्टमर, यानी जो उनके डेटर्स हैं आर स्ट्रगलिंग टू पे। और हमने क्या कहा था कि रिस्क है कि डेटर्स बैड हो सकते हैं, और हो सकता है मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस शो करवाने के बजाय डेटर्स को अभी भी गुड शो करवाया हुआ। तो डेटर्स में बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस में बी अंडरस्टेटेड बच्चों। ओके ओके बच्चों, शाबाश बच्चों, रिस्पॉन्स करें प्लीज। ओके शाबाश। ओके जी, लास्ट पॉइंट जनाब। मरेको इज प्लानिंग Marico is planning to list on the stock exchange next year. Stock exchange पे next year वो list होना चाह रहे हैं। तो there is a increased risk of manipulation to ensure stock exchange। तो जो stock exchange की requirements होती हैं, ठीक है, कि कंपनी के प्रॉफिट्स, डेट, इक्विटी, ठीक है, ये सारी बड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए, एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है। तो हमें रिस्क क्या है कि हो सकता है वो रिजल्ट्स अचीव ना हो रहे हो, और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग को इंश्योर करने के लिए क्या करे बच्चों? मिसस्टेटमेंट करे, ओवर स्टेटमेंट करे, ताकि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो सके। जी बच्चों डन करें। ओके ओके करते हैं, तो फिर मैं नमाज ब्रेक करता हूँ जनाब अल्लाह। ओके जनाब अल्लाह। जी, हम इंशाल्लाह अब रिस्पॉन्सेस पे भी बात करेंगे बच्चों। तो मैं रिस्पॉन्सेस को सिखाऊंगा बच्चों। एक दो बच्चे लिख रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिस्पॉन्स, ये बच्चों अभी तो हम जहन में रखें प्लानिंग स्टेज के ऊपर हैं। हम क्या कर रहे हैं जनाब अल्लाह कि हम तो रिस्क की एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये जो आप रिस्पॉन्स बताते हैं ना, ये रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा? ऑडिट प्लान होगा। और बच्चों याद करें, ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाया था और एक ऑडिट प्लान्स बनाए थे, हर एरिया के बताए थे। जी बच्चों बोले जी। ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिट रिपोर्ट में तो ओपिनियन आनी है बच्चों। यहाँ तो सिर्फ आप अभी क्या कर रहे हैं, रिस्क की एरिया आइडेंटिफाई किया और उसके मुताबिक ऑडिट प्लान बनाएंगे। ठीक है जनाब, ऑडिट प्लान्स याद करें, इसकी बेस पे बनेगा एक ओवरऑल प्लान, और हर एरिया पर पर्टिकुलरली क्या प्रोसीजर लगाएंगे वो हमारे ऑडिट प्लान बनेंगे, सेल्स का, परचेज का। तो जैसा रिस्क होगा वैसे ही प्रोसीजर्स हम लगाएंगे। ओके करें बच्चों? डन, दैट्स इट बच्चों। तो हैव अ नमाज ब्रेक 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी इस वक्त 22 है, कोशिश करें 35 तक 10 to 12 मिनट्स के अंदर वापस आ जाएं। ओके बच्चों?
मिलते हैं जी नमाज ब्रेक के बाद।
जी बच्चों, वेलकम बैक। आ गए आप लोग वापस बच्चों? जी बच्चों, गुड। चले, दैट्स फाइन जनाबेला। अपने डिस्कशन को बच्चों कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमने क्या किया है? ऑडिट रिस्क यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क आइडेंटिफाई करना सीखा। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखा, बल्कि उसे हमने एक्सप्लेन करना। देखें, अगर आप कह रहे हैं ना कि रिस्क मौजूद है, तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या रिस्क मौजूद है, किस एरिया में रिस्क मौजूद है, किस किस्म का रिस्क मौजूद है। ओवर स्टेटमेंट हो सकती है, अंडर स्टेटमेंट हो सकती है। अगर आप ये सब कुछ एलेबोरेट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ओके बच्चों? जी बच्चों, डन। बच्चों एक दफा सब लोग रिप्लाई कर दें, मैं आपको चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई व्यू करूं ताकि मुझे लगे कि आप सब लोग मौजूद हैं। सही है, काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं जी। चल, गुड। हाँ, ले जी, अब मैंने आपको सिखाना है रिस्पॉन्स। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, ऑडिट के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैटर करती है। ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैटर करती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है ना बच्चों, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप एग्जाम में चीजों को सही तरीके से एलेबोरेट करके आ सकें। देन बच्चों, मैं आपके साथ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करूंगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा जी। ले जी, ये बच्चों आपके सामने कल हमने एक इलस्ट्रेशन की थी, जिसमें आपको सिनेरियो दिया गया, जिसमें आपको सिचुएशन बताई गई थी क्या, कि एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई और उसमें क्या बताया गया कि रिस्क मौजूद है जनाबेला। ठीक है, इसमें हमने पहला ऑडिट रिस्क क्या पढ़ा था? डेटर्स आर स्ट्रगलिंग टू पे। और हमने क्या कहा था, क्या क्या रिस्क मौजूद है? कि डेटर्स में बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस में बी अंडरस्टेटेड। बच्चों यहाँ से अब आपने रिस्क बताना सीखने, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। अब रिस्पॉन्स से मुराद जरा समझे, पहले रिस्पॉन्स को समझेंगे तो आपको बात समझ आएगी। और रिस्पॉन्स मींस, रिस्पॉन्स का मतलब है कि इस एरिया पर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। आपने इन एरियाज को कहा कि यहाँ रिस्क मौजूद है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है। तो आपसे फिर पूछा जा रहा है कि फिर अच्छा, इस एरिया पर आपका प्लान क्या है, इस एरिया पर आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे। इसको उसने यहां पर नाम दिया रिस्पॉन्स। सही है जी? ओके बच्चों? जी बच्चों, मौजूद है मेरे साथ? आशाताज, आई थिंक इनिशियल लेक्चर्स आपके मिस हैं। शाताज, मेरा ख्याल है आपके इनिशियल लेक्चर्स कुछ मिस हैं, जिसमें आप ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया जी इनका, कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है। बच्चों हमने ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को नहीं चेक करना होता। याद करें, हमने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पढ़ी थी, तो यहाँ का ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा, थोड़ा सा मैंने रिलेट कर दिया। हम ऑडिट रिस्क पर रहते हैं बच्चों, रिस्क असेसमेंट पे रहते हैं, तो जरा जहन मिलाएं। हमने रिस्क की एरिया आइडेंटिफाई कर लिए। इट्स अ टाइम टू डेवलप प्लान। एक हम ओवरऑल प्लान बनाएंगे कि टीम मेंबर्स क्या होंगे, ऑडिट अप्रोच क्या होगी, सैम्पलिंग अप्रोच क्या होगी, मटेरियलिटी लेवल सेट क्या क्या है। एक आप ऑडिट प्लान बनाएंगे कि अच्छा, डेटर्स को कैसे वेरीफाई करना है, क्रेडिटर्स को वेरीफाई करने के प्रोसीजर्स क्या होंगे, सेल्स को वेरीफाई करने के प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या? रिस्पॉन्स मींस रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे इस एरिया पर, रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे। जी बच्चों, अब आपने प्रोसीजर्स पढ़े हुए हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरीज, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बच्चों इन्हीं में से कोई ना कोई प्रोसीजर लगाना है। अब मुझे बताएं कि अगर हमें रिस्क मौजूद है कि डेटर्स हो सकता है ओवरस्टेटेड हो और एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड हो। आल दो ये रिस्पॉन्स अगर आपको बहुत अच्छा अभी ना भी समझ आए, तो हम ऑडिट प्रोसीजर्स वाले चैप्टर में जाके इसको दोबारा सीखेंगे।
ठीक है। अब रिस्पॉन्स, अब कई दफा होता यह है कि बच्चा ऑडिट प्रोसीजर तो लिख आता है लेकिन इररेलीवेंट, इररेलीवेंट, डन, सही है जी। इररेलीवेंट, मैं एग्जांपल देता हूं आपको जनाब पहला। जिस तरह आप एक क्वेश्चन का आंसर, प्रोसीजर कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग, फर्ज करें मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग कंपनी की है या नहीं है, मुझे पता है रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा। मैं उस बिल्डिंग को जाके देख लूं या बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स देख लूं, जवाब दें बच्चों। बिल्डिंग को मैं फिजिकली वेरीफाई कर लूं या उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करूं? जी बच्चों, शाबाश। तो डॉक्यूमेंट्स को अगर मैं वेरीफाई करूंगा तो दैट इज द रेलिवेंट रिस्पॉन्स, रेलिवेंट प्रोसीजर। लेकिन अगर मैं जाके बिल्डिंग को फिजिकली वेरीफाई कर लेता हूं कि बिल्डिंग है, डोर्स लगे हुए हैं, रूफ्स मौजूद हैं, तो दैट इज इररेलेवेंट रिस्पॉन्स। सही है जी। ठीक है जी। तो दैट इज द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। अब मैं आपके साथ आता हूं जनाब अल्लाह, रेलिवेंट रिस्पॉन्स क्या जी। रेलिवेंट रिस्पॉन्स कि हम ईयर एंड के बाद चेक करते हैं, ईयर एंड के बाद चेक करते हैं कि डेटर्स के अगेंस्ट किसकी पेमेंट आ गई और किसकी पेमेंट नहीं आई। अगर ईयर देखिए, अगर क्लोजिंग रिसीवेबल है तो ईयर एंड के बाद तो पे करेंगे ना बच्चों। जी बच्चों, ईयर एंड के बाद कुछ की पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी कि नहीं, बोले बच्चों। जिनकी ड्यू डेट 1 महीने के अंदर आ रही है तो उनकी तो पेमेंट्स आ गई होंगी कि नहीं, जवाब दें। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, ईयर एंड के बाद अगर तो बच्चों पेमेंट्स आ गई तो इसका मतलब वो डेटर्स ठीक था। लेकिन अगर जिनकी पेमेंट नहीं आई और उनको काफी टाइम गुजर गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बैड होने के चांसेस ज्यादा हैं, मैनेजमेंट को प्रोविजन या राइट ऑफ कर देना चाहिए। ओके करें जी। दूसरा उसने प्रोसीजर लिखा हुआ है जनाब, दूसरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि डेटर्स की हम एजिंग करते हैं, अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। एज एनालिसिस करते हैं कि कौन सा डेटर कितना पुराना हो गया, उससे भी हमें पता चल जाता है कि किसके बैड होने के चांसेस हैं, किसके डाउटफुल होने के चांसेस हैं और किसके रिकवर होने के चांसेस हैं बच्चों। ये था रेलिवेंट रिस्पॉन्स, रेलिवेंट प्रोसीजर्स कि अच्छा इस रिस्क के हवाले से क्या कोई मिसस्टेटमेंट है, डेटर्स ओवरस्टेटेड हैं या नहीं है। तो आप सब्सिक्वेंट रिसीट्स चेक कर लें, डेटर्स की एजिंग चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि डेटर्स ओवरस्टेटेड हैं या नहीं है, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड हैं या नहीं है। ये था बच्चों रेलिवेंट रिस्पॉन्स मीन रेलिवेंट प्रोसीजर। इररेलेवेंट रिस्पॉन्स क्या है? इररेलेवेंट रिस्पॉन्स क्या है कि रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस चेक करें, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट। और भाई आपको याद है एक कंट्रोल अकाउंट होता था और एक मेमोरेंडम सब्सिडरी लेजर होते थे, याद है बच्चों? अकाउंटिंग जिन्होंने पढ़ी है, ठीक है, एक कंट्रोल अकाउंट होता था और इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल लेजर का टोटल चेक करता हूँ कि कंट्रोल अकाउंट के बराबर है या नहीं। और बच्चों इससे मुझे डेटर के बैड होने का पता चलेगा। ठीक है, मैं लिस्ट ऑफ डेटर्स लेता हूँ ए बी सी डी और उनका टोटल चेक कर लेता हूँ। और बच्चों इससे मुझे कैलकुलेशन का तो पता चल सकता है, लेकिन डेटर्स के बैड होने का पता तो एजिंग से और ईयर एंड के बाद आने वाले पैसों से अंदाजा होगा कि किसके पैसे आए और किसके पैसे नहीं आए। ओके करें जी, डन। तो आपने रेलिवेंट रिस्पॉन्स लिखना है जनाब, इररेलिवेंट रिस्पॉन्स नहीं लिखना। अच्छा कई दफा क्या करते हैं, कई तो बच्चे ने रट्टे मारे होते हैं ना प्रोसीजर के, कंफर्मेशन करवाएंगे, सब्सिक्वेंट रिसीट्स चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने वो लिख, अच्छा जी, वो कहता है ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो भाई डाइटर्स के कंफर्म करने से ये पता चलता है कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, उसके बैड होने के चांसेस ज्यादा हैं या कंफर्मेशन करवाने से तो पता चलता है कि वो डाइटर मौजूद है या नहीं। वो पे कर देगा या नहीं करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, इसका तो पता नहीं चलता। जी बच्चों, हाल तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है ज्यादा बात समझ ना आए जनाब, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपने लर्न करना है। ओके, इसी तरीके से एक और रिस्पॉन्स लिखा हुआ है जी, द कंपनी शुड इम्प्रूव देयर क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर। तो भाई आपने उनको क्या रिकमेंडेशन देनी है? वो कहता है अपना क्रेडिट का निजाम अच्छा कर लो। और भाई आपने मटेरियल में स्टेटमेंट ढूंढने का प्रोसीजर बताना है, और वो तो प्रोसीजर क्या है कि हम डेटर्स की एजिंग चेक करेंगे, उससे पता चलेगा कि बैड कितने हो सकते हैं और उतने बैड
राइट ऑफ किए हैं या नहीं किए, और दूसरा ईयर एंड के बाद रिसीट्स को चेक करेंगे, ना कि हम रिस्पॉन्स में कंपनी को रिकमेंडेशन नहीं देनी। ओके बच्चों, ओके करें बच्चों, जी बच्चों ओके करें, डन जी। मेरी आवाज क्लियर है बच्चों आपको? बच्चों मेरी आवाज क्लियर है आपको? ओके ओके जी। अच्छा जी, ये इररेलेवेंट रिस्पांस का सेक्शन है। वो कहता है भाई आप रिस्पांस तो लिख आते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलते। बच्चा क्या कहता है, सर जी मैं तो पूरा अटेम्प्ट करके आया था, पता नहीं एग्जामिनर ने मार्क्स क्यों नहीं दिए। और बच्चों आप जब इररेलेवेंट प्रोसीजर लिख के आएंगे, इररेलेवेंट रिस्पांस लेके आएंगे, तो फिर तो मार्क्स नहीं मिल सकते ना। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है, अब वो बता रहे हैं कि ये रिस्पांस इररेलेवेंट। आपको लगता है क्या कि डेटर्स ओवरस्टेटेड है और एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड है, तो आप रिसीवेबल की लिस्टिंग देख के ये थोड़ी बता सकते हैं कि ओवरस्टेटमेंट है या नहीं। आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन से तो डेटर के होने का पता चलता है ना। वो पे करेगा या नहीं पे करेगा इसका तो अंदाजा नहीं हो सकता। ओके बच्चों, डन। तो आपने रेलिवेंट रिस्पॉन्स ले चलो, आगे चलता हूं मैं। इररेलेवेंट रिस्पॉन्स क्यों है इसको आपने खुद पढ़ लेना जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने बच्चों एक रिस्क क्या पढ़ा था जनाब बेला, कल वाले पॉइंट है जनाब, कल वाले पॉइंट है। अच्छा जी, हमने क्या कहा था जनाब कि इन्वेंट्री जो है वो क्या हो सकती है बच्चों, ऑब्सोलीट हो सकती है, और हो सकता है मैनेजमेंट ने स्टिल उसको कॉस्ट पर शो करवाया हो, जबकि उसकी एनआरवी कम हो। तो इन्वेंट्री में भी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस में भी अंडरस्टेटेड बच्चों। अब बताएं इसको आप कैसे चेक करेंगे। अब उसने रेलिवेंट रिस्पॉन्स क्या लिया, वो कहता है जनाब आप इन्वेंट्री की डिटेल लें और रिव्यू करें कि इनमें से ओल्ड कौन सी हैं, स्लो मूविंग कौन सी हैं, डिस्कस विद मैनेजमेंट, नीड टू राइट डाउन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप जनाबेला क्या करें, आप इन्वेंट्री की वो जैसे डेटर्स की एजिंग चेक की थी ना, इसी तरह इन्वेंट्री की मूवमेंट चेक करें कि किस इन्वेंट्री को पड़े हुए, वो खरीदे हुए या बनाए हुए कितना टाइम, जिसको ज्यादा टाइम गुजर गया तो बच्चों उसकी एनआरवी के कम होने के चांसेस मौजूद। ओके बच्चों, तो ये क्या था, रेलिवेंट रिस्पॉन्स क्या था बच्चों, रेलिवेंट रिस्पॉन्स। ओके करें, ओके जी। तो इररेलेवेंट रिस्पॉन्स क्या है, कंपनी शुड डिस्काउंट इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू सेल। फिर रिकमेंडेशन दे रहा है, वो कहता है अगर एनआरवी कम हो गया है तो आप सस्ते में बेचो। ये रिस्पॉन्स आपने बताना है कि अच्छा ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, तो फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे। जी बच्चों ओके, जी सुलेमान कोई मसला नहीं है, आपके अगर बुक के अंदर इसको एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, लेकिन होगा क्या, रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन। पुरानी बुक के अंदर क्या किया हुआ है, ऑडिट रिस्क के एक्सप्लेनेशन उसी कॉलम की एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है सुलेमान। आपने ये देखना है कि वो रिस्पॉन्स नॉर्मली मेरे ख्याल से तो जो सेकंड कॉलम है वो एक्सप्लेनेशन का होगा, ऑडिट रिस्क का, रिस्पॉन्स वाला नहीं होगा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, एक और उसने प्रोसीजर बताया कि आप इन्वेंट्री काउंट को जनाबेला ऑफ इन्वेंट्री, और बच्चों इन्वेंट्री के पड़े होने से ये तो नहीं पता चलता ना जनाबेला कि क्या ये ऑब्सोलीट, देखें एक ब्रांड न्यू मोबाइल पड़ा हुआ है और ये तो आपको उसकी ऑब्सोलिसेंस का पता, बात तो मार्केटिंग के या सेल्स के लोग बताएंगे कि सर है ब्रांड न्यू लेकिन ये स्लो मूविंग हो चुका है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन से एनआरवी का अंदाजा नहीं होता। हाँ चीज डैमेज हो फिर तो अलग बात है, वरना अगर चीज ब्रांड न्यू हो सकता है उसकी एनआरवी बिल्कुल कम हो। एक मोबाइल आज से 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपए का हो सकता है वो 5,000 का भी ना हो। तो फिजिकल देखने से एनआरवी का अंदाजा नहीं होता। जी बच्चों, फिजिकल वेरीफाई करने से एग्जिस्टेंस का अंदाजा होता है, जबकि हमने चेक तो क्या करनी थी, एनआरवी। ओके करें बच्चों, उसके बाद हमने क्या कहा था कि उसकी टर्नओवर सेल्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई हैं, तो कंपनी की गोइंग कंसर्न के हवाले से इशू हो सकता है। तो हमने क्या कहा, तो हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे रिगार्डिंग देयर गोइंग कंसर्न।
कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली बनाया या नहीं बनाया। गोइंग कंसर्न है तो उसी के बारे में इंक्वायर करेंगे, उससे रिलेटेड ही जनाब असेसमेंट करेंगे बच्चों कि क्या कंपनी नेक्स्ट 1 ईयर तक चल सकती है कि नहीं चल सकती। ठीक है जनाब। पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, प्रॉफिटेबिलिटी को देखना। और बच्चों ये तो जो आपने ये वाला जो रिस्पॉन्स लिखेंगे ना, ये तो क्या है कि आप बेसिकली क्या बता रहे हैं कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है। भाई आपको रिस्क नजर आ गया, अब आपने असेस करना है कि आया एंटिटी अभी भी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। जी बच्चों, एक दफा सारे बच्चे यस नो कर दें ताकि मुझे लगे कि आपको रिस्पॉन्स समझ आ गया है। जी बच्चों, रिस्पॉन्स मींस, जी बच्चों रिस्पॉन्स मींस जब आपसे ऑडिट रिस्क में क्या कहे कि रिस्पॉन्स बताएं, ठीक है जनाब अला, तो आपने रेलिवेंट रिस्पॉन्स लिख के आना, इररेलिवेंट नहीं लिख के आना। इररेलिवेंट नहीं लिख के आना। इररेलिवेंट वो कह रहा है बच्चे एग्जाम में ये लिखाते हैं जिसमें वो टाइम भी वेस्ट करते हैं और ओके जी। इन्वेंट्री की एजिंग बेटा महविश कैसे देखेंगे? देखेंगे कौन सी इन्वेंट्री कब परचेज की गई, कौन सी कितनी पुरानी है। मैन्युफैक्चरिंग की डेट देख लें, उसकी परचेज की डेट देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा ऑब्सोलीट या स्लो मूविंग तो नहीं है। ठीक है, मजीद उसका हम यूज भी चेक करते हैं जनाब। डन करें बच्चों? ले जनाब, अब आपने अंडरस्टैंडिंग 1 के रिस्पॉन्स करने हैं। ठीक है, आपने अंडरस्टैंडिंग 1 के रिस्पॉन्सेज अब पढ़ने हैं। कल जो क्यूरी होगी मैं इसको इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ओके करें बच्चों? अच्छा जी, हुंजा बेटा कह रहे हैं जी हम क्या करें, गोइंग कंसर्न को रिपीट कर दें। बच्चों अगर हमें लगा कि रेवेन्यू कम हो गया और उसकी गोइंग कंसर्न को इशू है, तो मैं क्या कंसर्न के बारे में मैनेजमेंट से डिस्कस करें ना कि हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देख। बताओ आप गोइंग कंसर्न हो या नहीं हो, अगर हो तो उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, और अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएं। जी बेटा उनका ठीक है। जी बच्चों, चलें जी, अब हमारे पास मजीद आगे क्वेश्चन मौजूद है जनाबिला। मैं अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 करने जा रहा हूं, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। बच्चों अब इस अंडरस्टैंडिंग को आपने क्या करना है? जी बेटा, गोइंग सन के हवाले से क्या रिपीट करूं जनाबिला, उसमें मैंने आपको क्या बताया जनाब? उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपने आपने देखा रेवेन्यू कम हो रहे हैं और एंटिटी की गोइंग कंसर्न को इशू है। आपको अकाउंटिंग में आपने गोइंग कंसर्न पढ़ा हुआ है जनाब। कि गोइंग कंसर्न क्या है कि एंटिटी अगले 12 महीने तक चल सकती है या नहीं चल सकती। अगर चल सकती है तो गोइंग कंसर्न है, अगर चल नहीं सकती तो गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पर बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पर बनाया जाता है बच्चों। डन। तो हमने यही जाके मैनेजमेंट से पूछना है कि बताएं जनाब, हमारे मुताबिक तो गोइंग कंसर्न के हवाले से अनसर्टेनिटी मौजूद है। मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है कि उन्हें लगता है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। बस ये हमारा रिस्पॉन्स होगा। आवाज आ रही है बच्चों मेरी आपको? बच्चों आवाज आ रही है? देखिए ये जवाब तो दे सकते हैं ना आप, कम से कम कुछ और हमें पता हो या ना पता हो, कम से कम ये वाला रिस्पॉन्स तो का जबरदस्त होना चाहिए ना बच्चों। सारों का रिस्पॉन्स होना चाहिए। गुड, शाबाश। डन। डन बेटा डन। ले जनाब, मैं अंडरस्टैंडिंग 2 करने लगा हूँ। अब अंडरस्टैंडिंग 2 में वो कहता है, वो जो अंडरस्टैंडिंग 1 वाला डाटा है उसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है, उसी से आगे कंटिन्यू हो रहा है जनाब अल्लाह। ओके वैस, ओके ओके हो गया जी। यूजिंग द इंफॉर्मेशन
using the information provided and information from understanding number one. Perform analytical procedures on draft financial statement. Explain audit risk that arise. ठीक है बच्चों, उसने क्या कहा कि अंडरस्टैंडिंग वन को मिला के अंडरस्टैंडिंग टू के साथ, अंडरस्टैंडिंग वन में कंपनी के बारे में नॉलेज ऑफ बिजनेस दिया था, अंडरस्टैंडिंग टू के अंदर उसने आपको 2003 और 2004 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स देती हैं। हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस मींस दोनों सालों की रेशोज कैलकुलेट करेंगे बच्चों, दोनों सालों की, और जहां अनयूजुअल ट्रेंड होगा, क्या बोल रहा हूं, जहां अनयूजुअल ट्रेंड होगा, एक शख्स कल तक जनाब बड़ा एवरेज था और दिनों में वो बहुत अमीर हो गया है, तो रिस्क मौजूद है ना, तो हो सकता है कुछ उसने अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटी की हो जिसकी वजह से बहुत रिच हो गया। तो जहां पर भी आपको अनयूजुअल ट्रेंड नजर आएगा ना बच्चों, समझ जाइएगा वहां रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। जी बच्चों, ओके करें। ले जनाब, हमने क्या कहा था कि रिस्क असेसमेंट करती हैं तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करें और ऑब्टेन करें नॉलेज ऑफ बिजनेस। बच्चों, कैलकुलेटर्स आपके पास हैं, ये ऑडिट में ये एक एरिया, एक मटेरियलिटी की परसेंटेज निकालने के लिए और दूसरा रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए। जनाब आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, मुझे बताएं 2003 में जीपी रेशो क्या है, बोले बच्चों, 2003 की जीपी रेशो क्या है? जी बच्चों, आप कह रहे थे बच्चों कैलकुलेटर्स आपके पास है, शाबाश, ठीक हो गया। 12.7%, 2500 डिवाइडेड बाय 19580। अच्छा जी, अब देखें, मैं अपनी एक रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हो सकता है आपका अपना ख्याल हो, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। 2004 की जीपी रेशो बताएं, 2004 की जीपी रेशो बताएं बच्चों। 2004 की 15.4 या 15.5, हाँ जी, इंप्रूव कर गई है, इंप्रूव कर गई है बच्चों। अब ये तो आपको रेशियोज तो आती है ना जी बच्चों, एग्री कर दें, रेशियोज तो आपको आती है ना। चलें अभी देखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? पिछले साल 19,580 थी, इस साल 21,960 है। कितने परसेंट सेल्स इंक्रीज कर गई हैं? पिछले साल की निस्बत सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज कर गई हैं बच्चों? 21,960 में से 19,580 माइनस करें, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करें 19,500 से, तो सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हुई है बच्चों? सेल्स हमारी 12.1, 12.1 अगर जो मैं देख रहा हूँ जनाबिला इंक्रीज हुई है। ओके जी, पिछले साल की निस्बत सेल्स हमारी 12.2 या 12.1 इंक्रीज हो गई है। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स जरा चेक करेंगे कितनी बड़ी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स चेक करेंगे कितनी बड़ी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना इंक्रीज है बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करें ना यार, ये तो सिंपल डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाली कहानी है। 15, 12.76, 8.7, 8 कितनी, 12.7। कॉस्ट ऑफ सेल भी तो उसी प्रोपोर्शन से बढ़ना चाहिए था कि नहीं, बोले जनाब।
ऑफ सेल्स को भी तो उसी प्रोपोर्शन से बढ़ना चाहिए था ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि आइदर सेल्स आर ओवरस्टेटेड और कॉस्ट ऑफ सेल्स आर अंडरस्टेटेड। बोले बच्चों, ये रिस्क मौजूद है। सेल्स 12.7% बढ़ रही है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ 8.7। तो वैसे भी मुझे लगता है कि शायद इन्होंने लिस्टिंग को इंश्योर करने के लिए, पिछली इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑफ बिजनेस बड़ी हेल्प करेगा मुझे एनालिसिस करने में, तो उन्होंने लिस्टिंग को इंश्योर करने के लिए हो सकता है सेल्स को ओवरस्टेट किया हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को अंडरस्टेट किया हो। तो इन दोनों एरियाज में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बच्चों मौजूद है या नहीं है? बोले। शाबाश। और ये बात मुझे किस तरह पता चली बच्चों? ये बात मुझे कैसे पता चली? एनालिसिस करके मुझे बताएं, पता चली या नहीं? बोले जी। ओके बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक करें। पिछले साल भी 2012 थे, इस साल भी है। या तो ये फिक्स नेचर के हैं या ये अंडरस्टेट किए हुए हैं। वो बोलो बच्चों, लगता है ना अंडरस्टेट किए हुए हैं? जी, उसके बाद अगर आप फाइनेंस कॉस्ट देखें तो लास्ट ईयर 240 थी, लास्ट ईयर 240 थी, इस साल 340 हो गई है। इंटरेस्ट कॉस्ट जरा चेक करें, डेट बढ़ गए कि कम हो गए? जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी गई है उसमें अगर मैं डेट्स देखूं तो पिछले साल ओवरड्राफ्ट 120 का था, इस साल आपका ओवरड्राफ्ट क्या है? 180 का है जनाबेला, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करें तो 1500 थे, इस साल 2800 के हो गए हैं बच्चों। क्या ख्याल है? लिक्विडिटी का इशू हो सकता है जनाबेला? ठीक है जनाब। तो इंटरेस्ट कॉस्ट बच्चों इंक्रीज कर गई है, उधर से लोन भी इंक्रीज कर गए हैं। तो गोइंग कंसर्न का इशू अराइज हो सकता है कि नहीं जनाब? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद टैक्सेशन है जनाब अल्लाह, पिछले साल 24 और इस साल 245। इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ये तो डिपेंड करता है कि लॉ के मुताबिक, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्सेशन भी ज्यादा होती है। जी बच्चों, एनालिसिस कर रहे हैं हम। हमने जीपी रेशियो देखी, नेट प्रॉफिट रेशियो देखी, आप फिगर टू फिगर कंपैरिजन भी कर सकते हैं जी। अब मैं आपके साथ क्या जी, अब मैं आपके साथ नॉन करंट एसेट्स को जनाब देखता हूँ जनाब। 4900 थे, अब कितने हो गए? 5350 हो गए जनाब, इंक्रीज कर गए हैं जनाब, इंक्रीज कर गए हैं। तो अब मैंने आपको याद करें कल मैंने क्या कहा था? इंक्रीज कर गए हैं तो ऐसा कोई एडिशन वगैरह की इंफॉर्मेशन तो नहीं दी थी। मैंने कल आपको क्या कहा था कि हो सकता है रेंटेड वेयर हाउसेस को गलती से उन्होंने क्या कर लिया हो? बोले बच्चों, कल आपको मैंने कहा था रेंटेड वेयर हाउस को उन्होंने गलती से क्या कर लिया हो? कैपिटलाइज कर लियो जनाब, पहला कैपिटलाइज ना कर लियो, इसलिए आपके देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ज्यादा आ रही है। वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट तो वो तो बताया था कि लास्ट ईयर नहीं थी, इस साल है। तो ये रिसीवेबल्स 1300 से बढ़ के बच्चों 2100 हो गए। इसका मतलब है डेटर्स की रिकवरी का टाइम पीरियड बढ़ गया कि नहीं? पहले उधार था 1300 का, अब है 2109 का। तो डेटर टर्नओवर डेज बढ़ गए कि नहीं बच्चों? जितने डेटर्स की फिगर ज्यादा होगी ना, उतना समझ लो डेटर टर्नओवर डेज बढ़ जाएंगे जनाब। सेल्स इतनी नहीं, जितने आपके डेटर्स इंक्रीज कर गए। डेटर्स तो मुझे लग रहा है कुछ 60-70% इंक्रीज कर गए हैं। इसी तरह आप क्रेडिटर टर्नओवर डेज निकालें, क्रेडिट टर्नओवर डेज निकालें जनाब, ठीक है। तो मैं आपके सामने क्रेडिटर टर्नओवर डेज दिखाता हूं जी आपको। पेबल अगर मैं कहूं पहले 1200 से आपके 1400 हो गए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। जबकि रिसीवेबल बच्चों डेटर्स देंगे जरा डेटर डेज बताएंगे कितने हैं? डेटर टर्नओवर डेज बताएंगे बच्चों? 2109 डिवाइडेड बाय 21960। अगर मैं कहूँ सारी की सारी क्या है? क्रेडिट सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 365। हाँ जी, क्या आंसर आया?
बच्चों आंसर बताएं। डेटर टर्नओवर डेज 2004 कितने दिन बनते हैं? 35। 2003 के बताएं। 2003 के 1300 डिवाइडेड बाय 19580। जी वो कितने बनते हैं? जी पहले डेटर 24 दिनों में पे कर रहा था, अब 35 डेज में है जनाब। ठीक है, तो डेटर टर्नओवर डेज, इसका मतलब आपको फिर इसीलिए तो ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा, इसीलिए तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई। तो लिक्विडिटी क्या होता है कि करंट एसेट्स को या करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए इतने करंट एसेट्स हैं, तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो भी निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। बच्चों ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी अकाउंटिंग में, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। जी बच्चों ओके करें। ले जनाब, ये मेरे पास बच्चों क्या है, ये जनाबेला मेरे पास क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बेसिस पर मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया है, रिस्क की एरिया आइडेंटिफाई किया जनाबेला। जी मैंने कहा था जी रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 12%। बोले बच्चों ये बात की ना आपसे कि रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 12%। जी बच्चों रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय, तो हमने इसमें क्या कहा, रिस्क क्या है, रिटेल सेल्स डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है, रिटेल डिक्रीज कर रही हैं जनाब अला। आपने वेबसाइट से पहली दफा किया है, बहुत कम चांसेस है कि फौरन कामयाबी मिल जाए। तो लग क्या रहा है कि सेल्स ओवर स्टेटेड हो सकती हैं। और बोलो बच्चों यही कहा था हमने भी, इसने लास्ट 2 ईयर के साथ रिलेट कर दिया कि पिछले सालों में नॉलेज ऑफ बिजनेस में बताया था कि सेल्स इंक्रीज कर रही है, उल्टा ये दिखा रहे हैं हमारी सेल्स इंक्रीज कर गई हैं। तो रिस्क बहुत है कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड हो बच्चों। हाँ जी, दूसरी हमने रेशो क्या निकाली थी, जीपी रेशो। पहले आपके पास कितनी थी, 13% थी, अब इनकी 15% हो गई। तो हमने पहले कहा था जनाब कि या तो सेल्स ओवर स्टेटेड है या कॉस्ट ऑफ सेल अंडर स्टेटेड है। ओके करें बच्चों। हमने क्या कहा था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैज नो मूवमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैज नो मूवमेंट जनाब अल्लाह। ठीक है, हमने यही कहा था कि दैट लुक्स अनयूजुअल। क्या मतलब सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों। बच्चों रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग, क्या बात है? जी बच्चों रिप्लाई करें प्लीज, बात समझ आ रही है? ओके जी, इन्वेंट्री डेज हमारे पास पहले थे कितने, 41, हैज इंक्रीज फ्रॉम 28 टू, पहले 28 दिनों में हमारी इन्वेंट्री जनाबेला क्या हो जाती थी, सेल हो जाती थी। अब इन्वेंट्री डेज निकाले, अब 41 दिन तक पड़ी रहती है बच्चों। तो हमारा पैसा रुक गया कि नहीं रुक गया, बोले बच्चों। इस तरह डेटर्स पहले 24 दिनों में देते थे, अब 34 35 डेज में दे रहे हैं। तो करंट एसेट्स काफी लेट क्या हो रहे हैं जनाबेला, रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें करंट लायबिलिटी पे करने में डिफिकल्टी आ सकती है। और डेट इन्वेंट्री जितने दिन ज्यादा पड़ी रहेगी तो उसके बैड होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं हो जाएंगे बच्चों, ऑब्सोलीट होने के। तो रिस्क है, तो हो सकता है इन्होंने डेटर्स को अभी भी शनापेल उसी वैल्यू पे, इन्वेंट्री को भी इस तरह से शो करवाया वो। उसके बाद बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स डेज हमने भी निकाले, ट्रेड पेबल डेज। ठीक है, 26 से 28, सिर्फ 2 दिन का उधार बढ़ गया, जबकि उधर डेटर्स जो है वो 14 डेज के बाद पे कर रहे हैं, जबकि आपकी इन्वेंट्री है पहले 28 दिन में सेल हो जाती थी, अब 41 दिन में। तो ये गैप और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। यही बात करंट रेशो के अंदर मौजूद है। ठीक है, लास्ट ईयर करंट रेशियो थी जनाब 1.6.1,
अब कितनी हो गई 2.3। बच्चों बहुत ज्यादा करंट एसेट्स पड़े हो ना, और वो भी इन्वेंट्री, कोई अच्छी बात नहीं है, उसके ऑब्सोलीट होने के चांसेस ज्यादा है। क्विक रेशियो इंप्रूव कर गई है जनाब पिछले साल की नस्बत। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। अब आपके जिम्मे है अंडरस्टैंडिंग नंबर 3, अफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच। इसका मतलब भी रिस्पॉन्स है, इसका मतलब भी बच्चों रिस्पॉन्स है जी। अंडरस्टैंडिंग नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 एंड 6 इज योर होम असाइनमेंट। जी बच्चों, डन कर लेंगे बच्चों। बच्चों अब एक दफा सब लोग रिप्लाई कर दें, सिर्फ एक दफा। ओके जी, ये 18,560 कहाँ से आया? शाहताज कहाँ पर हैं आप? मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं। वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा जी, अब देखना पड़ेगा, मैं आगे आ गया हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, तसल्ली से क्वेश्चन कीजिएगा, फिर जनाब बेला अगर ना समझ आए तो पूछ भी लीजिए। ठीक है, लो जी, रिस्क असेसमेंट हो गई, आपने रिस्क की एरियाज ढूंढ लिए। अब आपने, ये आपके पास लिस्ट ऑफ रिस्की एरियाज आ गई, सेल रिस्की है नहीं है, जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर रिस्क असेसमेंट की। ये बच्चों प्योरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अलावा कोई और पैटर्न ऑफ स्टाइल ऑफ क्वेश्चन नहीं है रिस्क के हवाले से जनाब। ये सिनेरियो देके आपसे कहेगा रिस्क एरिया या ऑडिट लिस्ट ढूंढो, या आपसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं, जहां अनयूजुअल किस्म का ट्रेंड होगा और रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा होगा। ले जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग। इट्स अ टाइम टू डेवलप अ प्लान, इट्स अ टाइम टू डेवलप अ प्लान। जी, तो कितनी तरह के प्लान बनाते थे बच्चों? अब तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, जवाब दें, कितनी तरह के प्लान बनाते थे? या यूं कह रहे हैं कितने लेवल पे प्लान्स बनते हैं? एक ओवरऑल लेवल के ऊपर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जी बच्चों, प्लानिंग स्टेज पे आ गए हैं बच्चों। कितनी तरह के प्लान बनते थे जी? दो तरह के, एक ओवरऑल ऑडिट प्लान, या जिसको हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं जनाब बेला, और उसके बाद ऑडिट प्लान्स या ऑडिट प्लान। जी, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया जी, चैप्टर नंबर 6 है न्यू बुक के अंदर, पुरानी में शायद चैप्टर 5 होगा। रिस्क के बाद हमने प्लानिंग वाला चैप्टर शुरू किया है बच्चों। जी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते थे बच्चों, और उसकी बेसिस के ऊपर आप ऑडिट प्लान्स या ऑडिट प्लान एट सर्शन लेवल या पर्टिकुलर एरिया पे आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, हम इसको डिटरमिन करते थे बच्चों। ओके, तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा समझा भी रही है कि इसमें हम करते किस तरह से हैं। ये देख लें, प्लानिंग का प्रोसेस, आपने रिस्क असेसमेंट की, आपने रिस्क असेसमेंट की बच्चों। ठीक है, आपने रिस्क असेस किया, आपने रिस्क की एरियाज आइडेंटिफाई किए, और आपने फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली। आपने ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली। क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई? रिस्क की एरिया कौन कौन से हैं, टीम मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ऑडिट कंप्लीट करने में कितना टाइम होगा, और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, मटीरियलिटी लेवल कितना सेट करना है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल कितना होगा, ऑडिट अप्रोच क्या होगी, सैम्पलिंग अप्रोच क्या होगी, कंसल्टेशन कैसे होगी, ये सारी बातें ओवरऑल ऑडिट प्लान में लिखी जाती हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में लिखी जाती हैं। डन। जब आप बना लेते हैं ओवरऑल प्लान, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर्स होंगे, एटसेट्रा, तो फिर आप पर्टिकुलर एरिया पे सेल, परचेज, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, नॉन करंट एसेट्स, इक्विटी, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट, हर हर एरिया पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढने के लिए क्या बनाते हैं बच्चों? ऑडिट प्लान्स।
ऑडिट प्लान्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है, कि पर्टिकुलर एरिया पर आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे, जो कि उसने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, डिजाइन करते हैं क्या, ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके हो गया बच्चों, तो ये फ्लो बताया है रिस्क असेसमेंट से लेके प्लानिंग तक का बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाई ऑडिटर मेक्स अ प्लानिंग, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्लान, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्लान। जी जी, ये जो ओवरऑल प्लान होता है, जी बेटा शनाज बिल्कुल सही लफ्ज बोला आपने, जो ओवरऑल प्लान होता है उसे कहते हैं प्लानिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल प्लान एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और ये जो आप हर एरिया के प्लान यानी प्रोसीजर्स बताते हो, इसे हम कहते हैं ऑडिट प्लान एट असर्शन लेवल, ऑडिट प्लान एट पर्टिकुलर एरिया के लेवल पे आपके सब्सटैंटिव और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे होते हैं सब्सटैंटिव, इसको बोलते हैं ऑडिट प्लान एट, बच्चों बोले, ओवरऑल प्लान हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्कस नहीं करते, जबकि ऑडिट प्लान क्या होता है, असर्शन लेवल पर्टिकुलर एरिया का होता है, ओवरऑल होता है। जवाब दें बच्चों, जवाब दें बच्चों जल्दी से। जी बच्चों रिप्लाई नहीं करेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा इसमें, आप लोग रिप्लाई करें तो जनाबेला फायदा होगा इसमें। शाबाश बच्चों, पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, शाबाश बच्चों। जी, असर्शन लेवल पर्टिकुलर एरिया जनाब, नहीं जनाब, मैं आपसे पहला क्वेश्चन करने लगा हूं। अब इसको जो मर्जी नाम दें, प्लानिंग क्यों करते हैं, व्हाई देयर इज अ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग के एडवांटेजेस, प्लानिंग के बेनिफिट्स बच्चों, ठीक है, प्लानिंग के जनाब बेनिफिट्स, पर्पसेस, एडवांटेजेस, रीजंस, वो बच्चों जो बोले आपने ये लिख के आ जाने हैं। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप ये 6 जो उसने रीजंस लिखी हैं, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट से 18 तक आपको दे रहा हूँ, तसल्ली से पढ़ें। और जो बुलेट ना समझ आए, क्वेश्चन क्या है, वाई ऑडिटर मेक्स अ प्लान, या वाई देयर इज अ नीड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग क्यों की जाती है, ठीक है जनाब। आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ जनाब, आप इसको रीड करें। स्टार्ट।
जी बच्चों, पढ़ लिया आपने पर्पस ऑफ प्लानिंग या रीजंस ऑफ प्लानिंग या एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग? जी बच्चों, पढ़ लिए? जी बच्चों, रिप्लाई करें प्लीज। रीजंस, बेनिफिट, पर्पस, एक ही बात है बच्चों। तो ये नहीं करना आपने कि सर आपने तो पर्पस ऑफ ऑडिट प्लानिंग पढ़े थे, वहां रीजंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। जी, उसने क्या कहा कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं बच्चों? बच्चों सारे रिप्लाई क्या करें, शाबाश बच्चों, शाबाश। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे समझ भी आ गए होंगे, लेकिन मैं कि आप अटेंशन कर सके। देखिए, रिस्क असेसमेंट कर ली, रिस्क असेसमेंट की बेसिस पे आपने क्या किया, प्लान डेवलप कर रहे हैं, ओवरऑल प्लान और ऑडिट प्लान्स। ऑडिट प्लान्स में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंट प्रोसीजर्स होते हैं बच्चों। तो ऑडिट प्लानिंग इसलिए कर सकते हैं ताकि आप रिस्की एरियाज पर प्रॉपर फोकस कर सकें। ठीक है, ठीक है। डेवलप अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिटिंग। हम प्लानिंग इसलिए कर सकते करते हैं ताकि हम प्रॉब्लमेटिक एरियाज को आइडेंटिफाई करें और टाइमली बेसिस के ऊपर उसको रिजॉल्व कर सके बच्चों। ठीक है, रिजॉल्व करने से मुराद क्या है कि अगर फर्ज करो हमें एक एरिया रिस्की लगा, हमने उसके ऊपर प्रोसीजर डिजाइन किए, हमने उसको मैनेजमेंट से डिस्कस किया, हमने मैनेजमेंट को बताया कि इससे मटेरियल मिस्टेक बनती है नहीं बनती है, इसको ठीक करें। अगर ये सारा काम प्लानिंग में पहले से नहीं करूंगा कि किस वक्त ऑडिट होगा, किस वक्त रिव्यू किया जाएगा, किस वक्त फाइनल रिव्यू किया जाएगा, किस वक्त मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होगी, ये सारी चीजें बच्चों प्लानिंग में आ जाती हैं। प्लानिंग में याद करें हमने क्या कहा था कि 3 सेक्शन बनते हैं, स्कोप, इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमने एक लंबी लिस्ट पढ़ी थी कि टीम मेंबर्स क्या होंगे, रिस्क एरिया कौन कौन से हैं, ऑडिट अप्रोच क्या होगी, ठीक है, मटीरियलिटी लेवल कितना है, कंसल्टेशन कैसे होगी, ठीक है, सैम्पलिंग अप्रोच क्या होगी, सारी बात। वो कहता है प्लानिंग। बच्चों ये प्लानिंग के वही एडवांटेज जो किसी भी प्लानिंग के अंदर हो सकते हैं। ये सिर्फ ऑडिट की नहीं, आप कोई भी काम अगर अपना पेपर भी प्लान तरीके से करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सकते हैं, अपने पेपर को टाइमली बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, organize and manage the audit so it is performed in effective and efficient manner. Select कर सकते हैं appropriate teams with appropriate capabilities. डायरेक्ट कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, क्योंकि प्लान में बना होगा इस टाइम काम करना है, उसके बाद रिव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिव्यू होगा, डॉक्यूमेंटेशन किससे होगी, कहाँ कहाँ पर हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, या हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमें ऑडिट में एक्सपर्ट्स की जरूरत भी पड़ती है बच्चों। डन करें बच्चों, ये याद कर लेंगे, वरना क्रैम तो करना ही करना है। 5-6 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई देयर इज ए नीड फॉर प्लानिंग। जी, टू गिव अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से? रिस्की एरियाज बच्चों, जहाँ के मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, वही इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे ना ऑडिटर के लिए बच्चों। जी बच्चों, ओके कर दें? गुड हो गया जी। आगे आपने उसने की बनाई हुई है जनाब अल्लाह। प्लानिंग इंश्योर्स रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग planning ensures that risk of performing a poor quality audit and ultimately giving inappropriate audit opinion is reduced। बच्चों अगर आप प्लान्ड तरीके से चलेंगे तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के चांसेस कम हो जाएंगे। डन बच्चों, ओके करें बच्चों? गुड। कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसए, इसको आपने सिर्फ रीड करना है बच्चों। वो कहता है जनाब आपने ऑडिट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक करना है। ठीक है जनाब अला, ठीक है। इसमें क्या कहता है आईएसएस, क्या कहते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करो, प्रॉपर प्रोसीजर्स अप्लाई करो। ठीक है जनाब अला, और देखो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है नहीं है, अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। सिर्फ रीड करना है बच्चों आपने। ये जो मैंने एरिया हाईलाइट किया इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करना आपने। डन। पहला क्वेश्चन हो गया मेरा इस चैप्टर से, और वो क्या किया हमने कि प्लानिंग क्यों की जाती है। ले जनाब, ये दूसरा क्वेश्चन ये 2-4 नंबर का एग्जाम में आ चुका हुआ है बच्चों। एक लफ्ज होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और एक लफ्ज है प्रोफेशनल जजमेंट।
ठीक है, एक लफ्ज है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और एक लफ्ज है, ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट। जी बच्चों, पहले तो ये बताएं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किसे कहते हैं। ये बता चुका हूं मैं आपको, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किसे कहते हैं बच्चों, बताएं, रिप्लाई करें बच्चों। यस, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। क्रिटिकली एविडेंसेस को अवेल्युएट करते हैं जनाबिला, एविडेंसेस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते आप। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्या है कि अगर मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे तो उस पर हम क्वेश्चन करेंगे कि ये गलत भी तो हो सकती है जनाबिला। आपने ब्लाइंडली एविडेंस को बेसिकली क्या करना है, एक्सेप्ट नहीं करना। आपने एविडेंसेस को क्रिटिकली एवेल्युएट करना है। क्रिटिकल एवेल्युएट करने का मतलब होता है कि आपने ये सोच के एविडेंसेस को देखना है, इंफॉर्मेशन को देखना है कि दैट मे बी मटीरियली मिसटेकेड, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है बच्चों, शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया आपने, शाबाश, ठीक हो गया। एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो जगहों पे आपको एविडेंसेस में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आए तो आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अक्ल का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। जी बच्चों, जी बच्चों, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड जनाब। ठीक है, जब दो, आपने याद करें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कहा था कि अगर एविडेंसेस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो जनाब, अगर एविडेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो जनाब, जहां आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा लगे, खास तौर पे रिस्क ऑफ फ्रॉड लगे, तो वहां पर आपने अलर्ट हो जाना है, यानी वहां पर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है बच्चों। ओके, ओके बच्चों, तो हम आगे चलते हैं जनाब। ना एक लफ्ज होता है बच्चों प्रोफेशनल जजमेंट। देखिए, प्रोफेशनल जजमेंट और चीज है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और चीज है। प्रोफेशनल जजमेंट किसी और पॉइंट को कहते हैं जनाब। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, मसलन अभी मैं बताता हूँ प्रोफेशनल जजमेंट क्या है कि, हाँ जी, एविडेंस कितना ऑब्टेन करना होता है, जवाब दें, हमने पढ़ा हुआ है, कितना एविडेंस ऑब्टेन करना होता है बच्चों। जी बच्चों, कितना एविडेंस ऑब्टेन करना होता है। सफिशिएंट, सफिशिएंट, व्हाट इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कितना। तो आप क्या कहेंगे, सर इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हो सकता है आप कहें सर 20% चेक कर लें, हो सकता है मैं आपको क्या कहूं 25% चेक कर लें। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आप यहाँ नहीं कहेंगे कि सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आप क्या कहेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, जैसे डॉक्टर ने मजीद को कितनी मेडिसिन देनी है मरीज को जनाब, पहला उसको ड्रिप लगानी है या नहीं लगानी, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, नॉट स्केप्टिसिज्म। डन। अच्छा जी, ये जो हम सेट करते हैं व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज इमटेरियल, ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट या स्केप्टिसिज्म, बोले बच्चों। जब आप मटेरियलिटी लेवल सेट करते हैं बच्चों, बताएं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म। शाबाश, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जजमेंट अप्लाई करते वक्त हम अक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मटेरियलिटी लेवल कितना होगा, एविडेंस सफिशिएंट है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर ली या नहीं कर ली, ठीक है, आपने टीम कैसी लेके जानी है, ठीक है, ये सारी क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आपने प्लान प्रोसीजर्स क्या लगाने हैं, प्रोसीजर ज्यादा लगाने हैं कम लगाने हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ जी, अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करूं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ये भी सारी इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो बच्चों, मैंने आपको प्रोफेशनल
प्रोफेशनल जजमेंट कैसे आती है? प्रोफेशनल जजमेंट आती है एक्सपीरियंस के साथ, प्रोफेशनल जजमेंट आती है ट्रेनिंग के साथ, प्रोफेशनल जजमेंट आती है नॉलेज के साथ। जब फिर आप एक गिवन सिचुएशन में अपने एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और नॉलेज को जब अप्लाई करके फैसले करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट बच्चों। ओके जी बच्चों, डन हो गया? तो आपको प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए और 3-4 सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए जहां पर आपने प्रोफेशनल जजमेंट जो ऑडिट में अप्लाई करनी होती है। जी बच्चों, ठीक हो गया बच्चों? ओके बच्चों, तो हम आगे चलते हैं जनाब बेला। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जनाब, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है जनाब बेला। बहुत सारी जगहों में ऑडिटर ने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी होती है बच्चों कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जनाब बेला। और जैसे मटेरियलिटी लेवल, जैसे ओपिनियन क्या होगी, जैसे एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने मुझे फोटो कॉपी प्रोवाइड किया है, यहाँ पर जजमेंट नहीं है, यहाँ स्केप्टिसिज्म, अकल अप्लाई करें। आप उनसे ओरिजिनल डिमांड करेंगे, ओरिजिनल डिमांड करना जजमेंट नहीं है, ओरिजिनल डिमांड करना स्केप्टिसिज्म है बच्चों। तो इन दोनों का फर्क समझ गए बच्चों? जी प्लीज बच्चों रिप्लाई करें। जी शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों। ले जनाब, अब हम आ जाते हैं प्लानिंग प्रोसेस की तरफ बच्चों। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, प्लानिंग में बच्चों दो स्टेजेस है। प्लानिंग में हम दो स्टेप्स पढ़ते हैं जनाब बेला। एक हम क्या बनाते हैं बच्चों, ये देखें, ये ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया है। प्लानिंग में क्या होता है बच्चों, आप सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाते हैं रिस्क असेसमेंट की बेसिस के ऊपर, रिस्क असेसमेंट की बेसिस के ऊपर, नॉलेज की बेसिस के ऊपर बच्चों। ओके जी, तो आप क्या बना रहे होते हैं, ओवरऑल प्लान बना रहे होते हैं रिस्क असेसमेंट की बेसिस के ऊपर, नॉलेज की बेसिस के ऊपर जनाब पहला। और उस ओवरऑल प्लान, ओवरऑल ऑडिट वो समराइज्ड प्लान होता है। ओवरऑल एक ऑडिट अप्रोच होती है, ठीक है, कि ऑडिट किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, टीम मेंबर्स क्या होंगे। ये ओवरऑल प्लान किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्कस नहीं करता बच्चों। और जब आप एक दफा ओवरऑल प्लान बना लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया के रिस्क के मुताबिक ऑडिट प्लान्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है प्लानिंग की एक्टिविटीज। नंबर वन, वी डेवलप ओवरऑल प्लान, और नंबर टू, वी ऑडिट प्लान्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ, तो याद रहेगा। और प्लानिंग के लिए आपने क्या की थी, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इंटेग्रल पार्ट है प्लानिंग का। अगर रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे तो ओवरऑल प्लान नहीं बन सकता। ओवरऑल प्लान नहीं होगा तो इंडिविजुअल ऑडिट प्लान भी नहीं बन सकता। जी बच्चों, ओके करें प्लीज। जी बच्चों डन। अब अब उसने, अब आप सोच रहे होंगे मैंने पहला बुलेट अब बताऊंगा जी, पहला बुलेट। अब वो कहता है जनाब, ये प्लानिंग से पहले की एक्टिविटीज है बच्चों, ये प्लानिंग नहीं है। अब जरा समझिएगा, प्लानिंग तो उस वक्त होती है जब हम ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हम प्लानिंग शुरू करते हैं। तो इसने बच्चों क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों जो मैंने बुलेट हाईलाइट हाईलाइट किया है, बताएं क्या लिखा हुआ है, बोले बच्चों, एब्रीविएशन में लिखते हैं भले। बच्चों सब लोग रिस्पॉन्ड किया करें जनाब बेटा, बहुत स्लो रिस्पॉन्स आ रहा होता है जी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज यानी एंगेजमेंट से पहले की एक्टिविटीज। अब आ रही है समझ, दैट इज नॉट अ प्लानिंग। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है, ऑडिट से पहले की। ऑडिट से पहले तो याद करें हम क्या करते हैं, वो जनरल फैक्टर्स देखते थे। ऑडिट से पहले हम क्या देखते थे,
प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट देखते थे। ऑडिट से पहले हम क्या देखते थे कि कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर करते थे, और सब कुछ होता था तो फिर हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना लेते थे, और उसके बाद बच्चों प्लानिंग शुरू होती थी। ये 2-3 नंबर का अगर आ जाए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती है, तो ये वाले लिख दें, इस तरह लिखते हैं। ये जो मैंने बोला है कि हम जनाब क्या देखते हैं, सर्टेन फैक्टर्स देखते हैं, लीगल इशू, एथिकल इशू, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, रिस्क, इसी तरह प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट को देखते हैं जनाब। अगर ये दोनों मौजूद हैं तो उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग से पहले ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनता है जनाब, ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑडिट शुरू हो जाता है। एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ऑडिटिंग इज ओवरऑल, सही, फर्स्ट स्टेज ऑफ द ऑडिटिंग इज द प्लानिंग। और प्लानिंग के लिए हम पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आपको रिस्क की एरिया पता चल जाए ना, तो बच्चों आप टीम मेंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि कहाँ पर प्रोसीजर ज्यादा, कहाँ पर प्रोसीजर कम। ये भी फैसला कर सकते हैं कहाँ पर ज्यादा सैंपल पिक करना है, कहाँ से कम सैंपल पिक करना है, कहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, कहाँ कम टाइम लगेगा। इसी को तो बच्चों बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान। और उसके बाद बच्चों फिर हम इंडिविजुअल ऑडिट प्लान या ऑडिट प्लान्स बनाते हैं हर एरिया के, कि फिर आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को कैसे फाइंड करना है। जी बच्चों, ओके करें। शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों। जी बच्चों, आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछें बच्चों। यहाँ तक हमने जो बातें की हैं उसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, तो मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, तो जनाब अल्लाह पूछें। अदरवाइज अगर आप पार्टिसिपेटिव नहीं होंगे ना बच्चों, तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, बोरिंग हो जाएगा बच्चों। जी प्लीज। अच्छा जी, क्लाइंट के साथ किस कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जुनैद? फी के हवाले से, ठीक है। आप देखिए, ऑडिट फी के हवाले से हो सकती है, काम के साथ हो सकती है। वो कहें जनाब हमने ऑडिट के साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन का भी कहा था, सही है। मसलन आप अब फर्ज करें 2 पेपर ले रहे हैं, आप जनाबेला फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करवाया होगा ना जी इदारे को, सही है। तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशन इसीलिए एग्री करते हैं ना ऑडिट से पहले, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को रिटर्न फॉर्म में इसीलिए बनाते हैं ना, ताकि किसी हवाले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए। मैं कहता हूँ जी मैंने तो आपके साथ ऑडिट में टाइम एग्री किया था 1 महीना 10 दिन, जबकि क्लाइंट कहता है नहीं जनाब आपने तो 1 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना था। वो कहता है जनाब हमने आपको फीस एग्री की थी 15 लाख, आप कहते नहीं जी 20 लाख एग्री हुई थी। आप कहते जनाब हमने तो सिर्फ ऑडिट करना था, वो कहते हैं हमने तो आपके साथ टैक्स सर्विसेज का भी एग्रीमेंट किया था। तो किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग राइज हो सकती है। जी, ओके करें। जी, आई मीन दिस इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, शाहताज क्या कहते हैं जी? आई मीन ऑल दिस इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में भी इसी तरह से ही होता है, लेकिन इसको बिल्कुल डिफरेंट रखे, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की प्लानिंग, इंटरनल ऑडिटर के मामला वैसे ही होंगे जैसा उसको काम असाइन किया जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल ऑडिट की एक बाकायदा अप्रोच है बच्चों। जी बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि जिनकी क्लासेस 4 बजे से हैं, 4 से 6, और 6 से फिर ऑनवर्ड 9 बजे तक, खास तौर पे जिनकी 3 क्लासेस हैं उनके लिए तो काफी मुश्किल है। इवन 2 क्लासेस भी हैं तो 4 to 5 आवर्स का सेशन, और खास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बोरिंग हो सकता है बच्चों। कि मैं इसीलिए तो आपके साथ क्या कर रहा होता हूँ, थ्योरी बेस्ड सेशन कर रहा होता हूँ, क्वेश्चनिंग कर रहा होता हूँ। मैं समझ सकता हूँ बात को, अगर मैं सिर्फ बोलता रहूं बच्चों तो मेरे लिए सिलेबस कंप्लीट कराना बिल्कुल इशू नहीं, सही है। तो वन साइडेड कम्युनिकेशन में फायदा नहीं होता। क्वेश्चनिंग करता हो ना तो फायदा क्या होता है कि आप सुनते हैं, तो आपको पता होगा कि सर ने हर 2 4 5 मिनट बाद कुछ पूछना है, तो आप अटेंटिव होकर लेक्चर को सुन रहे होंगे।
जी बच्चों, किसी और का क्वेश्चन देख लेता हूँ जी मैं। अगर आप लाइव क्लास में बैठे होते तो मैं आपसे इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चनिंग करता बच्चों, ठीक है। अगर फिजिकली मैं तो ऑडिट बेसिकली एक दफा समझाने के बाद बच्चों से ही करवा रहा होता हूँ, आपकी बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस का काफी पार्ट इंटरनल ऑडिट है, वो अलग से करेंगे नहीं जनाब शाहताज। इंटरनल ऑडिट तो बड़ा थोड़ा सा है जी। इंटरनल ऑडिट तो 5% भी नहीं है, कहाँ देख लिया आपने। इंटरनल ऑडिट के हवाले से हम 80% डिस्कशन कर चुके हैं जो हमारे सिलेबस में, ठीक है शाहताज। इंशाल्लाह मैं आपको सिलेबस से गो थ्रू करवाऊंगा, सिर्फ ये चैप्टर हो जाए, उसके बाद मैं आपको टिक भी करवा दूंगा सिलेबस से, इसी तरह ओपन करूंगा, आप लोग अपने अपने सिलेबस पे इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट का पोर्शन तो ना होने के बराबर है जी, बड़ा थोड़ा सा पोर्शन है जी। जी और अच्छा जी, रिव्यू कौन करता है, हाफिज नोमान पूछ रहे हैं जी, रिव्यू कौन करता है जनाब, कौन सा रिव्यू। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप कौन से रिव्यू की बात कर रहे हैं। जी नोमान, यस। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा चले, अच्छा क्वेश्चन है, अब जरा सुनिएगा बच्चों सुनिएगा। एक ऑडिट टीम का स्ट्रक्चर समझिएगा। ऑडिट टीम का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखें, जब कभी किसी फर्म के पास किसी कंपनी का ऑडिट आता है तो 4 5 6 लोग ऑडिट पे जाते हैं बच्चों। उसमें 1 2 लोग क्या होते हैं जनाब बिला, जूनियर लेवल के होते हैं जनाब बिला। 1 2 लोग क्या होते हैं, प्लीज बच्चों रुक जाए, प्लीज प्लीज बच्चों रुक जाएं, चैट के अंदर ना लिख के एक दफा रिप्लाई कर लूं, फिर आप जनाब लिखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं आप आपको ऑडिट टीम का स्ट्रक्चर समझाता हूँ, आपको रिव्यू भी समझ आ जाएगा। ये रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है, ये रिव्यू है ऑडिट टीम का। तो बच्चों इनिशियली क्या होते हैं इसके अंदर, कुछ आपके पास इनिशियली जूनियर लोग होते हैं, 1 2 लोग होते हैं जिन्होंने नई नई ट्रेनिंग शुरू की होती है। कुछ थोड़े से सेमी सीनियर होते हैं जिनको 6 महीने साल होते हैं, जिनको 2 2.5 साल गुजर के ट्रेनिंग में सीनियर या सुपरवाइजर बोलते हैं। एक फिर मैनेजर होता है जो क्वालिफाइड बंदा होता है, ठीक है। और उसके बाद सीनियर मैनेजर और पार्टनर, यूं एक हायरार्की होती है। पार्टनर वो पर्सन है जो फर्म का वन ऑफ द ओनर होता है और वो रिपोर्ट को साइन करता है, ठीक है। वो रिपोर्ट को साइन करता है, ठीक है बच्चों, प्लीज बच्चों रुक जाए, ठीक है। वो रिपोर्ट को क्या करता है जी, वो रिपोर्ट को साइन करता है जनाब अल्लाह। डन। तो अब होता क्या है, फर्ज करें टीम के अंदर जूनियर ने सेमी सीनियर्स ने सीनियर ने काम किया तो मैनेजर उसको रिव्यू कर लेता है, ठीक है। जूनियर सेमी सीनियर ने काम किया तो सीनियर उसको रिव्यू कर लेता है, तो समरी पॉइंट्स करके मैनेजर उसको रिव्यू कर लेता है, और फाइनली पार्टनर रिव्यू कर लेता है जी। ऑडिट पार्टनर रिव्यू कर लेता है जनाब, फाइनल रिव्यू ऑडिट पार्टनर करता है, और ड्यूरिंग द ऑडिट जो सुपरविजन और जो रिव्यू चलता रहता है वो मैनेजर और सुपरवाइजर या सीनियर लेवल का पर्सन कर रहा होता है, ठीक है। फाइनली आके पार्टनर रिव्यू करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी जाती है जी। ओके हो गया बच्चों, आप में से किसका क्वेश्चन था जी, ओके हो गया बच्चों। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन। चले चले, डन हो गया जी, डन हो गया। अच्छा, ठीक हो गया बच्चों, चलें चलें। अच्छा महविश बेटा, एक क्वेश्चन है, अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट हो तो फिर क्या होता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है तो क्या होता है जनाब, कोई मसला नहीं है, तो शेयर होल्डर्स पूछेंगे मैनेजमेंट से, ठीक है। बाकी स्टेक होल्डर्स पूछेंगे कि जनाब आपने मिस स्टेटमेंट क्यों की हुई है जनाब बिला, आपने मिस स्टेटमेंट क्यों की हुई है जनाब बिला। जैद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्या 5 से 7 मिनट बाकी हैं, प्लीज जैद, ठीक है, ठीक है बेटा जैद, सिर्फ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम अपने टाइम को काइंडली फॉलो करेंगे, जो भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। शाबाश। अच्छा जी, ठीक है बेटा महविश, तो अगर रिपोर्ट क्वालिफाइड है, अगर उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जिक्र है, ठीक है, कोई इनएबिलिटी एविडेंस के नाम मिलने का जिक्र है, तो शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट से पूछेंगे ना कि ऐसा क्यों है, ठीक है। साफ सी बात है, हमारा काम तो ओपिनियन देना था, हम तो दे के चले गए,
और शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे को जनाब अल्लाह जवाब देंगे जनाब, शेयर होल्डर्स फिर अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ओके, और बाकी कंपनी पे इसके काफी सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है जनाब। जी बेटा क्या? जी बच्चों, शाबाश बच्चों, शाबाश। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चलें, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ओवरऑल ऑडिट प्लान या ऑडिट प्लान। अच्छा जी, शाहताज कहते हैं ये तो लड़ाई करने वाले का काम है, ऑडिटर का। ठीक है जनाब, नहीं जी, ऑडिटर ने नहीं, लड़ाई नहीं, ऑडिटर का काम है, शेयर होल्डर्स ने भेजा, भूले नहीं, शेयर होल्डर्स ने भेजा था जनाब क्या, कि आप जाएं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करें और हमें बताएं कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। उसने वो काम अपना कर दिया जनाब। अगर मैनेजमेंट किसी मिसस्टेटमेंट में इन्वॉल्व है तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा ना बच्चों, वरना तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उस पर रिलाय करते हुए रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नहीं जी, फरहाद कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट का भी ऑडिट होता है। नहीं जनाब, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को चैलेंज कर सकती है कि इस ऑडिटर ने ऑडिट ठीक परफॉर्म नहीं किया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया, इसने जो ओपिनियन दिया वो गलत दिया है। यस, मैनेजमेंट चैलेंज कर सकती है, फिर मैनेजमेंट साबित करेगी कि ऑडिटर ने जो कहा है कि मिसस्टेटमेंट मौजूद है, ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है। और अगर मैनेजमेंट साबित कर देती है तो डेफिनेटली फिर ऑडिटर की लायबिलिटी अराइज हो सकती है, ऑडिटर की प्रोफेशनल लायबिलिटी अराइज हो सकती है। ठीक है फरहाद बेटा? जी फरहाद, ठीक हो गया? ओके जी, ओके जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ जनाबेला। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन इस वक्त नहीं है जनाबेला। ठीक है, तो ओके, 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 मैसेज थोड़े से तेजी से आ रहे होते हैं तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रहा था, अब मुझे 3 से 4 मिनट ओवरऑल ऑडिट प्लान को दोबारा रिकॉल कर दूं मैं। ओवरऑल ऑडिट प्लान बच्चों, ओवरऑल प्लान किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्कस नहीं करेगा। ओवरऑल प्लान आपको एक रोड मैप देगा, ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, ओवरऑल ऑडिट प्लान आपको क्या बताएगा जी? बहुत तेजी से कुछ लिखना शुरू कर दिया बच्चों। ओके जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑडिटर को हायर करना चाहिए? ऑडिटर अच्छी तरह ऑडिट करेगा जनाब। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि आपको किस ब्रांड से शॉपिंग करनी है? ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि आपको किस रेस्टोरेंट से खाना खाना है? ठीक है बच्चों, तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ ऑडिट फर्म्स होती हैं, आपकी उनके बारे में उनकी गुडविल होती है, उनके बारे में एक रिप्यूट होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर टेंडरिंग का प्रोसेस भूल गए? टेंडरिंग का प्रोसेस पढ़ा था ना, हम फर्म्स को इनवाइट करते हैं कि वी वांट टू कंडक्ट, हमें ऑडिट करवाना है, तो प्रपोजल टेंडर डॉक्यूमेंट आता है जनाब, उसकी बेसिस के ऊपर हम फैसला करते हैं कि कौन सी ऑडिट फर्म से ऑडिट करवाना चाहिए, कौन सी ऑडिट फर्म एक ज्यादा बेहतर ऑडिट परफॉर्म कर सकती है। जी बच्चों ठीक है? जी, किन्होंने क्वेश्चन ये किया था? नाम नहीं आ रहा उनका मेरे पास। ठीक है, ओके बच्चों। नहीं जी, ऑडिट फर्म आई कैप की तरफ से एक लिस्ट ऑफ ऑडिट फर्म्स आती है, आपको जनाब उसमें क्या होती है जनाब, क्यूसीआर रेटेड होती है और क्यूसीआर रेटेड नहीं होती। क्यूसीआर रेटेड क्या होती है? जिन्होंने आई कैप ने क्वालिटी कंट्रोल चेक्स लगाए होते हैं, आई कैप ने क्वालिटी कंट्रोल चेक्स लगाए होते हैं, जो फर्म्स क्वालिटी को इंश्योर करती है, एक स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल वाला हमारे सिलेबस में। अगर प्रॉपर क्वालिटी ऑडिट किया हुआ है जनाब, तो उसके फिर वो फर्म्स की रेटिंग जरा बेहतर होती है, तो फिर और कंपनीज उन्हीं से ऑडिट करवाना पसंद करती हैं बच्चों। जी, ठीक हो गया बच्चों? ले जनाब आला, आपने मुझे ओवरऑल प्लान का ओवरव्यू दोबारा 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 नहीं देने दिया, मैं आपको पहले भी ओवरऑल प्लान के बारे में बता चुका हूँ बच्चों। इतना पक्का कर लें जनाब आला कि चीजें आसान हो जाए बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? इजाजत है?
जी बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लूं जी बस। शाहताज पूछ रहे हैं, जस अगर ऑडिटर को कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो वो पहले मैनेजमेंट को कहता है। रिपोर्टिंग के अंदर हम ये बात दोबारा भी करेंगे। जब ऑडिटर के पास कोई मैनेजमेंट आती है, मिसस्टेटमेंट आती है, तो छुपाता नहीं है, वो मैनेजमेंट को बताता है। वो मैनेजमेंट को कहते हैं इसे ठीक कर दें। अगर तो मैनेजमेंट ने किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ, तो फिर तो वो बड़े आराम से बड़े को उसको ठीक करने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ खुद भी स्टेटमेंट की होगी तो उस पे वो रेजिस्ट करेंगे जनाब, क्योंकि हो सकता है उससे उनके प्रॉफिट्स, उनके बोनसेस मारे जा रहे हो, या मार्केट में नेगेटिव मैसेज जाए कि परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है, तो डायरेक्टर्स को जवाब देना पड़ेगा। तो बच्चों डेफिनेटली अगर ऑडिटर को कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो वो मैनेजमेंट को पहले कहता है कि इसको ठीक करें। अगर मैनेजमेंट ठीक कर देती है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को जाएंगी, दैट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर पहले ये नहीं बताता कि पहले गलत थी, मैंने कहा तो ठीक कर दी ना, गलत थी ठीक कर दी, दैट्स इट। तो वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके करें बच्चों। चले बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं मौजूद होता हूँ, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनाब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।